हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बेटा, आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी जो 9th स्टैंडर्ड में आपको ज्योमेट्री है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से क्लियर करके रखो ताकि आपको हायर स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम ना आए। राइट, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है, देन इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये तीनों के भी थ्योरम्स देखेंगे। और देन उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको क्वेश्चन सॉल्विंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते बेटा। ये देखो, सबसे पहले पैरेलल लाइन के हमारे सराउंडिंग में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं एक बार देख लो। ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है ना। तो ये हर दिन देखते हैं, अभी तो आईपीएल भी चल रहा है। और ये रेलवे ट्रैक देखो, ये भी दो पैरेलल लाइंस है। तो हमारे सराउंडिंग में पैरेलल लाइंस बहुत जगह पे हमें दिखती है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है। बट ज्योमेट्री के टर्म्स में पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, वो भी देखते बेटा। तो देखो, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या बन सकती है, फिर हम ऐसे बोल सकते द लाइंस द लाइंस द लाइंस which are coplanar, the lines which are coplanar and do not intersect each other, do not intersect each other। राइट, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि लाइंस विच आर कोप्लानर। ये कोप्लानर का मतलब क्या होता है, डू नॉट इंटरसेक्ट तो सिंपल है, आपको तो समझ में आया होगा। ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बट इतना ही डेफिनेशन इसका सफिशिएंट नहीं है। वो दो लाइंस कैसी होनी चाहिए बेटा, कोप्लेनर होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो फिर मैं आपको बोलता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा। मान लो ये देखो, एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। राइट, ये प्लेन है, एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन। राइट, या फिर सिंपल आप ऐसे बोल सकते हैं, आप जिस रूम में बैठे ना तो उसकी चार दीवार जो है, चार जो वॉल्स है, एक वॉल ये है मान लो, उसमें से मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की बेटा। राइट, और दूसरी जो दीवार है मैंने यहां पे ये वाली लाइन ड्रॉ की। अब वैसे देखा जाए तो ये दो लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, बराबर ना। तो क्या मैं इन दोनों लाइन को भी पैरेलल लाइन बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसलिए तो मैंने बोला है द लाइंस विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो दो लाइंस हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। मतलब आप एक ही दीवार के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये आगे जाके जो है, जैसे देखो एक ही सरफेस है, एक ही प्लेन है, और यहां पे मैंने ऐसे कुछ दो लाइंस ड्रॉ की है। राइट, आप देखो ये दोनों लाइन भी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बराबर ना। ये दोनों लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट इनको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा आगे तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली है। ये जो दो लाइंस है आगे कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होने वाली है। तो ये जो दो लाइंस है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि दो लाइंस अगर सेम प्लेन में हो, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, सेम प्लेन, जैसे अभी एक प्लेन है सेम प्लेन में है बट वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, तब हम बोलेंगे कि पैरेलल लाइंस है। अगर अलग अलग प्लेन में होंगे तो वो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना यार। तो ये हम नहीं देखने वाले, हमें एक ही प्लेन वाले लाइंस चाहिए, एक ही सरफेस के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर बोल सकते हैं। ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करो जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक्सटेंड करने के बाद भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तब उन दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। यहां पे ये दो लाइंस एक्सटेंड करने के बाद इंटरसेक्ट होने वाली है तो इनको हम पैरेलल नहीं बोलेंगे। ये जो दो लाइंस है बेटा ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप यहां तक क्लियर है अभी कि पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है। जैसे देखो यहां पे एक प्लेन अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो एक प्लेन मैंने यहां पे ड्रॉ किया, छोटा सा कंसिडर करते हैं, और इसके अंदर मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। दीज आर द टू लाइंस, एक ही प्लेन के अंदर है
और दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, राइट? लाइन एल और लाइन एम, करेक्ट। तो मैथमेटिक्स की भाषा में ये जो दो लाइंस पैरेलल है, इनको हम कैसे बोलते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं? तो यहां पे हम लिखेंगे हियर line L is parallel to line M. क्लियर? लाइन L और लाइन M जो है वो एक दूसरे को कैसे बेटा, पैरेलल है। ये दो लाइंस है पैरेलल। यहां तक क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है? पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर। तो डेफिनेशन, द लाइंस विच आर कोप्लेनर, मतलब ऐसे लाइन जो एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वैसे टाइप के लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस, राइट? चलो अब एक काम करते बेटा, मैं रैंडम कोई भी दो लाइंस यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहां पे समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की यहां पे, और दूसरी लाइन है मेरे पास ये वाली। ठीक है बेटा, दो लाइन से। अब ये दो लाइंस को ना, एक लाइन ऐसा इंटरसेक्ट करके जा रही है, एक लाइन ऐसी इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो फिर इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, है ना? दो लाइन से, जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, दो लाइन से, और इन दो लाइंस को एक लाइन ऐसे दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, राइट? दिस इज एल, दिस इज एम, और इसको कुछ तो नाम दे ही देते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगी फिर ये लाइन। ठीक है, हमारे पास तीन लाइन से बेटा, दो ऐसे जा रही है इधर, और एक जो लाइन है, वो जो लाइन, वो दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं पता है? इस लाइन को ज्योमेट्री की भाषा में हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्सल। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल। कहां पे लिखूं? चलो यही पे लिख देता हूं, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं बाद में। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो कि दूसरे लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही हो, उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, राइट? अब ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम मैं यहां पे लिख के देता हूं, दिस इज ट्रांसवर्सल। इसका डेफिनेशन तो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं आपकी नोटबुक में चाहिए तो। अ लाइन विच इंटरसेक्ट two lines in two distinct point is called as transversal. A line which intersect two given lines in two distinct point is called as transversal. क्लियर बेटा? ये एग्जाम में नहीं पूछने वाले आपको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन थोड़ी ना पूछते हैं एग्जाम में, है ना? चलो, तो आप देखो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है बेटा, ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? ये ट्रांसवर्सल, ये जो दो लाइन है, इनको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के बाद यहां पे कुछ एंगल्स बनते हैं, है ना? तो कितने एंगल्स बनते हैं? देखो, यहां पे बनेगा बेटा एक एंगल, दिस इज एंगल 1, सपोज यहां पे एक एंगल बनेगा, यहां पे भी एक एंगल बनेगा, और यहां पे भी एक एंगल बनेगा, फिर यहां पे भी एक एंगल बनेगा। चार तो हो गए। ऐसे ही इधर भी तो चार बनेंगे। ये है 5, ये है 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। करेक्ट? ओ, मतलब दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल को अगर हम कंसिडर करेंगे बेटा, तो हमें टोटल कितने एंगल्स मिलते हैं? टोटल 8 एंगल्स मिलते हैं, बराबर? देखो, यहां पे 4 मिलेंगे और यहां पे 4 मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है? हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस, या फिर टू लाइंस एंड और ट्रांसवर्सल। दो लाइंस और ट्रांसवर्सल मिलके कितने एंगल्स बनाती है? तो कितने एंगल्स बनाती है? 8 एंगल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से सुनो और इसको क्लियर करो। ठीक है, देखो, दो लाइंस और ट्रांसवर्सल, टोटल 8 एंगल्स यहां पे बन गए। तो इन शॉर्ट आपको यहां पे दो लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर है, उसमें कितने एंगल्स बनते हैं वो भी आपको क्लियर होगा।
तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, और यहाँ पे और कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ये जो एंगल्स है इनको एक बार समझ लेते हैं। तो हम चलते बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहां पे देखते भी एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल है उनके बीच में, मतलब वहां पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं उसको एक बार समझते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मान लो एक विंडो है ना, ऐसा सिचुएशन हमारे रियल लाइफ में कहां पे आता है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ये विंडो है, ये विंडो के रॉड्स है बराबर, और हमने एक रॉड ऐसा लगा दिया यहाँ पे, तो दिख रहा है ना ये 3 पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन है बेटा, जहां पे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अभी, जहां पे हमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल दिखेंगे, और फिर इंटरेस्टिंग उनके जो एंगल्स है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक लाइन, दिख रही है? देखी क्या लाइन? हो एक्स्ट्रा हो गई क्या? ठीक है, 2 ही चाहिए। ठीक है, इसको फिर घुमाते हैं। यार इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, 2 पैरेलल लाइंस तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। हमें 3 पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 ही चाहिए। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल भी तो आएगी। ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल भी ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज एंगल 1, सपोज नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3, दिस इज 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जो 8 एंगल्स है इनमें आपस में भी रिलेशन है। अब ये क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे इस स्लाइड में देखने वाले बेटा। तो देखो क्या रिलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 2 और 4 जो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, करेक्ट, जो ऑलरेडी पढ़ा है हमने, राइट। 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, और कौन से 1 और 3 भी तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 6 और 8 इक्वल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 5 और 7 भी इक्वल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और भी तो कुछ पढ़ा था हमने, और भी कुछ टाइप के एंगल्स पढ़े हुए, जैसे आपको यहाँ पे लीनियर पेयर नजर आ रहा है, देखो इस टाइप का कुछ होना चाहिए। ऐसा एक रे, एक लाइन है, ऐसा एक रे है, और इसके आजू बाजू में जो 2 एंगल्स है उनको हम बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? देखो, हाँ सर दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? ये देखो 1 और 2 लीनियर पेयर में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और एक रे है, तो 1 और 2 का सम कितना आएगा? 180, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर का सम आता है सर 180, है ना। वैसे ही 4 और 3 का सम 180 आएगा, 5 और 6 का भी 180, 8 और 7 का भी 180। तो याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपके। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं अभी आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने क्लियर कर लिया, देन एंगल्स इन लीनियर पेयर भी क्लियर हो गया। अब आते हैं पैरेलल लाइंस, मतलब लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड जो एंगल्स है उसके बारे में एक बार हम यहां पे जान लेते हैं अभी। तो सबसे पहला होता है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहला जो है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर हम जिसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ 2 लाइंस और ट्रांसवर्सल में ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसके लिए 2 लाइंस ट्रांसवर्सल की जरूरत नहीं है। बट अभी जो एंगल्स हम देखने वाले उसके लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर लगने वाला है, तो इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एंगल्स है वो अभी हम देखने वाले, राइट। तो अब पहला जो आता है बेटा हमारा वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। थोड़ा नीचे यहां पे लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे जो 8 एंगल्स है बेटा, इसमें कुछ करस्पॉन्डिंग है, कुछ अल्टरनेट भी है, कुछ इंटीरियर भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। तो देखो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग है। सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे याद रख सकते हैं इसको? तो देखो यहां पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपको अभी क्लियरली समझ में आएगा। 1 के लिए मुझे ना ये वाला पार्ट चाहिए। देखो ये ऊपर जो जा रहा है ये वाला, फिर यहां पे दिख रहा है ऐसा कुछ जा रहा है, ये 1 है। और 5 के लिए हम क्या करेंगे, इसी को यहां पे नीचे एक्सटेंड करेंगे और 5 यहां पे है। थोड़ा सा ध्यान दो, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हाँ, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इस टाइप के जो भी एंगल्स होते हैं ना बेटा, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, तो ये आपको उल्टा एफ नहीं दिख रहा है क्या? उल्टा एफ, एफ तो ऐसा होता है ना, बट इसका उल्टा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो जो भी एफ स्ट्रक्चर में एंगल्स बनेंगे, एफ वाले, एफ लेटर जो है उससे रिलेटेड जितने भी एंगल्स होंगे ना, वो सारे के सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, बराबर। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस साइड पे अगर ये एफ बना है, भले ही उल्टा है बट इस साइड पे बना है, तो इस साइड पे भी तो बन सकता है। तो इस साइड पे कौन से एंगल्स है जो कि हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे? तो क्लियरली समझ में आ रहा है सर। यहां पे देखो ये आ रहा है यहां पे, फिर ऐसा जाएगा तो ये 2 है, यहां पे लिखता हूं मैं, ये 1 है और ये 5 है ना, ये 2 है। फिर इसी को एक्सटेंड करेंगे नीचे ऐसा, और फिर इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, राइट। तो 2 और 6 भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एकदम करेक्ट। अब ये उल्टा एफ हो गया, ये सीधा भी तो बन सकता है। तो सीधा अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा सर? देखो अब यहाँ पे ये जो लाइन एल है, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये एंगल, मैं एंगल 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल 3 मतलब यहाँ पे एक एंगल बना, और फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो एंगल 7 दिख रहा है, 3 और 7, तो 7 तो यहाँ पे बना। ओहो, तो ये बन गया हमारा सीधा एफ, है ना, सीधा लेटर एफ बन गया। तो जितने भी एफ लेटर के अंदर जो एंगल्स बनते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल्स पहचानने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये क्या आपके बुक में थोड़ी दिया है कि एफ के अंदर जितने एंगल बनते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते, ऐसा कहीं पे नहीं है। ये जस्ट याद रखने के लिए कुछ अलग तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। तो एफ स्ट्रक्चर चाहे वो सीधा हो या फिर उल्टा हो, उसके अंदर जितने भी एंगल्स मिलेंगे वो होते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अब हम यहां पे सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर एक बार फाइंड आउट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल से बेटा यहां पे? तो मुझे यहां पे मिला 1 5, है ना, देखो ये एफ, उल्टा एफ, तो 1 5 है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5, और कौन सा है? 1 5 हो गया, तो इधर 2 6 होगा ना, उल्टा एफ यहां पे भी, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2 एंड 6। अच्छा, और अब सीधा एफ देखो, ये एफ दिख रहा है आपको, यहां पे एक एंगल है और यहां पे एक एंगल है, तो 3 और 7 भी आएगा। तो एंगल 3 एंड 7, राइट। अब ये 3 और 7 अगर आ रहा है तो यहां पे भी तो हो रहा है ना एक एफ उल्टा, ये ऐसा दिख रहा है, ये 4 और यहां पे आएगा 8, 4 और 8, तो ये भी हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आप अभी आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, बराबर। चलो आगे बढ़ते फिर। अब इसके बाद आता है बेटा सेकंड जो पेयर है वो होता है अल्टरनेट एंगल्स वाला, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल्स का जो पेयर है उसको हम कैसे पहचानेंगे सर? क्या यहां पे भी कोई लेटर हो सकता है सर? बिल्कुल होगा, अल्टरनेट एंगल्स। अब इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर भी होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, जो दोनों भी यहां पे मैं बता दूंगा आपको। तो अल्टरनेट एंगल के लिए सिंपल है यार, एक लेटर Z। तो यहां पे लिख ही दूं क्या मैं? F लेटर का यूज करना है, चाहे वो सीधा हो या फिर उल्टा हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो F ही लिख देता हूं। और अल्टरनेट एंगल के लिए लेटर आएगा बेटा Z। आपको बस Z लेटर देखना है, यहां पे Z लेटर यहां पे देखना है, उसके अंदर जितने भी एंगल्स है वो सारे हो जाएंगे फिर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो यहां पे Z लेटर आपको थोड़ा केयरफुली देखना है, है ना। देखो
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहां से अगर मैं चला जाता हूं ऐसे सीधा जाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, तो 4 और 6 जो है ना वो अल्टरनेट एंगल से। तो उल्टा जेड भी तो हो सकता है यार ऐसा। हाँ, तो यहां से अगर जाएंगे तो 3 और 5 है ना, मतलब देखो 4 एंड 6, तो अल्टरनेट एंगल के पेयर में मिलेगा बेटा 4 एंड 6, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, ये ऐसे गए 4 और 6। इधर से जाएंगे तो 3 और 5, तो एंगल 3 एंड एंगल 5, करेक्ट। तो ये हो गया बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि अंदर है, इस जेड के अंदर है, देखो यहां पे है ना। तो इसको मैं यहां पे लिख के रखता हूं बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये समझ लो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, करेक्ट। अब वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होंगी, मतलब बाहर से। तो अब देखो यहां पे जो जेड बन रहा है बेटा ये वाला, तो 4 और 6 जेड के अंदर है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर है। तो 4 के जस्ट बाहर कौन है फिर 1 है, और 6 के बाहर कौन है 7 है। ध्यान दो, ये जो जेड बन रहा है बेटा यहां पे 4 और 6 अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो 4 के बाहर कौन है एक्सटीरियर पार्ट में कौन है 1 है, और 6 के बाहर कौन है 7 है। तो इसका मतलब 1 एंड 7 ये भी दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, राइट। तो यहां पे लिखता हूं फिर मैं, कौन सा एंगल की बात कर रहे बेटा हम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में कौन आएगा फिर 1 और 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7। अब दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा था 3 एंड 5, 3 एंड 5, तो 3 के बाहर कौन है 2 है, 5 के बाहर कौन है 8 है, बराबर। तो यहां पे आएगा बेटा 2 एंड एंगल 8, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये बाहर से मतलब क्या हो जाएंगे बेटा एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आ रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एकदम क्लियर। हाँ, डरना नहीं है, धीरे धीरे चल रहे हैं हम, एकदम आराम से जाएंगे। अब एक लास्ट बचता है बेटा इंटीरियर एंगल वाला पेयर, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल तो सिंपल है यार, तो इंटीरियर एंगल के लिए आपको कोई लेटर याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो तीसरा पेयर मैं यहां पे लिख के दे रहा बेटा, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के लिए हम लेटर याद रखेंगे बेटा सी, ठीक है। लेटर क्या आएगा सी, बट ये डिजिटल वाला सी है ना, डिजिटल सी, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला। अब देखो इस शेप में यहां पे जो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा इंटीरियर एंगल्स। तो इस डायग्राम में अगर हम जाएंगे तो मुझे एंगल 3 और एंगल 6 जो है इंटीरियर लग रहा है, ये देखो ऐसा ऐसा और ऐसा है ना, 3 और 6। वैसा ही इधर भी तो होगा ना फिर, ये ऐसा उल्टा डायग्राम 4 और 5, 4 और 5, करेक्ट। तो 3 और 6 यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स है, तो सिमिलरली 4 और 5 भी इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां पे इंटीरियर एंगल तो हमें मिल गए। चलो, तो इंटीरियर एंगल कौन से बेटा, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देखो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ लेटर देखना है आपको, एफ लेटर चाहे वो सीधा हो है ना, उल्टा हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, जितने भी एफ बन रहे हैं वो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देन अल्टरनेट एंगल्स के लिए आपको जेड लेटर याद रखना है, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स के लिए आपको सी लेटर याद रखना है बेटा, तो उसके अंदर जितने एंगल्स आते हैं वो हो जाएंगे फिर इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब ये जो एंगल्स है बेटा, ये यहां पे पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है ये एंगल्स बनने के लिए, बट अगर ये दो लाइंस पैरेलल होती है तब कुछ अलग रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो वो रिजल्ट्स क्या है मैं यहां पे लिख के देता हूं, देखो अभी अगर लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है तो हमें कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, यहां पे हम डिस्कस करते बेटा। इफ लाइन L is parallel to line M and T is
ट्रांसवर्सल। यहां पे डायग्राम में जो दिख रहा है वो जो T है वो ट्रांसवर्सल है। L इज पैरेलल टू M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। चलो इसको T बना देते। ऐसा अगर होता है ओनली इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर ये पैरेलल नहीं भी होंगे तो भी ये एंगल्स तो रहेंगे, बट अगर ये लाइंस पैरेलल होती है तो इन एंगल्स में कुछ रिलेशंस है। और वो रिलेशंस क्या है बेटा, बस 3 लाइन में यहां पे लिख के दे रहा हूं। दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल अगर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे बेटा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या होता है सर, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा वो इक्वल हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन से है ना, तो वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या सर, 1 और 5 इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है। 2 और 6 भी इक्वल हो जाएगा। 3 7 इक्वल, ये पेयर है ना। 4 और 8 इक्वल हो जाएगा। वैसे ही अल्टरनेट एंगल्स भी हो जाएंगे इक्वल। तो यहां पे लिखते बेटा, सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अल्टरनेट एंगल्स या फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो क्या इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे सर? नहीं बेटा, इंटीरियर एंगल के लिए कुछ अलग है, वो रिलेशन थोड़ा अलग होता है। तो इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या रिलेशन है सर, तो इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है बेटा वो सप्लीमेंट्री होता है। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या, सप्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो यहां पे लिखते बेटा फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स is supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब एकदम क्लियर है बेटा, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर दो लाइंस और ट्रांसवर्सल होती है तो ऐसे यहां पे 8 एंगल्स बनते हैं। उसमें भी हमने टाइप्स देखे अलग अलग, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर देखे। अगर ये दो लाइंस पैरेलल होती है और यहां पे ट्रांसवर्सल होती है तो इन एंगल्स में भी रिलेशन होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, पेयर मतलब 1 5 2 6, वो इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट एंगल का भी पेयर इक्वल होता है और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180। ये रिलेशन आपको याद रखने बेटा, इसी के ऊपर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अभी, राइट। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर है। मैंने लेटर्स भी बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए F होता है, अल्टरनेट के लिए Z है और इंटीरियर के लिए लेटर C होगा। क्लियर एकदम। आगे बढ़ते बेटा, अब इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम्स क्या होती है ना। इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, ये बहुत कंसेप्चुअल है बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको ये थोड़ा सा अवघड़ लग रहा है ना। बड़े कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ गए ना तो फिर 10th में आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। देखो, अब इंटीरियर एंगल थ्योरम का कहना क्या है पता है, वो बोलता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस अगर ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है, then the interior angles on the either side of the transversal are supplementary, जो कि मैंने अभी अभी बताया था। अगर दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना, ये दो एंगल्स और ये दो एंगल्स, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे 180, दोनों का सम, और ये दोनों का सम भी हो जाएगा 180। ये जो मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में वो हमें प्रूव भी करना है अभी, है ना। ऐसे हवे में थोड़ी बोल सकते। अब इसका प्रूफ बताओ ये कैसे होता है ना, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हम, तो देखते हैं बेटा, इसको प्रूव करेंगे। थोड़ा पेशेंस बना के रखो। ये जो पहला प्रूफ है यही थोड़ा सा लेंदी होगा, फिर सेकंड और थर्ड जो है बहुत सिंपल है, क्योंकि पहला जो प्रूफ है उसी के बेसिस पे हम सेकंड और थर्ड प्रूव करने वाले, ठीक है। तो पहला एकदम बेस है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट डरना नहीं है, एग्जाम में आपको जनरली पूछते नहीं है। बस समझने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इसका प्रूफ पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो
तो यहां पे गिवन तो आप लिख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है, जहां पे ए बी एक इंटीरियर एंगल से, सी और डी भी इंटीरियर एंगल से। तो ये गिवन वाला पार्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखना है गिवन में? L is parallel to M, N is a transversal, A, B इंटीरियर एंगल्स, C, D इंटीरियर एंगल्स। इतना गिवन में लिखो, क्योंकि जगह बहुत कम है तो मैं गिवन आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रूफ से, है ना। प्रूफ वाला जो पहला पार्ट है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, एकदम आराम से करेंगे, टेंशन मतलब, आपको समझ में आएगा। ऐसे ही स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। प्रूफ में हम क्या करते बेटा, सबसे पहले यहां पे ना हमें, अच्छा टू प्रूफ के पहले भी टू प्रूव क्या है वो तो लिख देते एक बार। मतलब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है बेटा टू प्रूव होगा उन्हें, मतलब उनका कहना यह है कि a प्लस बी का एडिशन 180 और c प्लस डी का भी एडिशन 180 सप्लीमेंट्री ना, तो ये हमें प्रूव करना है। तो एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180, और दूसरा क्या प्रूव करना है बेटा, एंगल c प्लस एंगल d इक्वल्स टू भी 180। एक हो गया तो दूसरा तो हो ही जाएगा, एक ही करेंगे हम इसमें से कोई भी। ठीक है, a प्लस बी 180 या फिर c प्लस डी 180। a अगर 180 आता तो ये तो आएगा ही, आना ही है उसको। ठीक है, तो a प्लस बी को हमें 180 प्रूव करना है, तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पे प्रूफ। ठीक है बेटा, अब प्रूफ में क्या होता है ना, अभी देखो a प्लस बी अगर हमें 180 प्रूव करना है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो 180 ही आएगा, हमें नहीं पता ना, हम तो पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। मैं अगर आपको बोलता हूं a प्लस बी इक्वल टू 3, तो हो सकता है a प्लस बी 3 से कम आएगा, या फिर 3 के इक्वल भी आएगा, या फिर हो सकता है 3 से बड़ा आएगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज है ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? जो मैंने बोला है या तो उससे कम आएगा आंसर, या फिर बड़ा आएगा, या फिर इक्वल भी आ सकता है। 3 ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेके चलते बेटा 3 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा, कि एक तो हो सकता है यहाँ पे a प्लस बी जो है, एंगल a प्लस एंगल b इज लेस देन 180। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180। तीसरी पॉसिबिलिटी, या फिर इसको लेते हम, चलो दूसरी पॉसिबिलिटी हम लेते ग्रेटर देन, एंगल a प्लस एंगल b इज ग्रेटर देन भी हो सकता है 180, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों 180 हो, तो वही हमें करना है। और थर्ड पॉसिबिलिटी हमें चाहिए, बट ये तीनों भी तो कंसिडर करके चलना पड़ेगा, हमें थोड़ी पता है वो इक्वल है, राइट। अब हम क्या करेंगे फिर पता है, इसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसको हम गलत प्रूफ करेंगे, मतलब हम इसको कंसिडर करके चलेंगे, बट हमें वहां पे कुछ गलत स्टेटमेंट मिलेगा जिससे कि हमें पता चलेगा ये गलत है। फिर ऐसा ही इसके साथ भी होगा। तो अगर ये दोनों भी गलत हो जाते हैं बेटा, तो बचा क्या फिर, तीसरा वाला। और तीसरा वाला क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 180, और हमें तो वही प्रूव करना था, फिर हो गया, है ना। मतलब जो दो पॉसिबिलिटीज है उनको हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट वाला। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम, अब पहली प्रॉपर मतलब पहला जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लेके चल रहे हैं। लेट्स अज्यूम दैट एंगल ए, एकदम आराम से करेंगे बेटा, डरो मत, कितना भी लेंदी होने दो ना, हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ए प्लस बी इज लेस देन 180 इज ट्रू। पहली जो पॉसिबिलिटी बेटा, ए प्लस बी इज लेस देन 180, सपोज ये ट्रू है, यही सच है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम पता है, कि a प्लस बी अगर लेस देन 180 होगा, तो जरा डायग्राम की तरफ भी देखते हैं। मैं इसको अभी चेंज कर रहा हूं, डायग्राम को ऐसा करता हूं। क्यों कर रहे सर आप, रुकना तो थोड़ा, अब समझ में आएगा। बेटा a यहां पे है और b यहां पे है, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं, a और b का एडिशन जो है 180 से छोटा है, मतलब ये जो लाइन से उधर जाके ऐसा थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगी, बराबर है ना, ऐसा मिलेगी फिर इधर जाके, क्योंकि एंगल इन दोनों का सम 180 से छोटा है ना, मतलब ये लाइंस ऐसे जाके मिलेगी उधर, ऐसा हो रहा है,
तब जाके तो ये छोटा होगा, क्योंकि जब ये स्ट्रेट मतलब एकदम पैरेलल होंगी ना तब इनका सम 180 आता है, हमें पता है। अगर ये लेस है 180 से तो इसका मतलब ये लाइंस आगे जाके कहीं ना कहीं मिलने वाली है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये छोटा छोटा हो रहा है, मतलब दोनों का सम लेस देन 180 हो रहा है, तो इसका मतलब आगे जाके ये लाइंस मिलने वाली है। यही तो बोला था हमारे पोस्टुलेट साहब ने। क्या बोला था कि अगर ये दोनों एंगल का सम लेस देन 180 होता है तो दोनों लाइन जो है उन्हीं एंगल के साइड में जाके आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बराबर। यही तो पोस्टुलेट था। तो इसका मतलब क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं फिर, अगर a प्लस बी का सम हमने लेस देन 180 कंसिडर किया ना तो ये जो लाइंस है ये लाइंस तो आगे जाके पक्का कहीं ना कहीं मिलेगी एक दूसरे को, क्योंकि एंगल्स का सम छोटा हो रहा है तो आगे जाके मिलने वाली है। तो जो लाइंस एक दूसरे को मिलती है मतलब इंटरसेक्ट करती है तो क्या उनको हम पैरेलल बोलेंगे? नहीं। और क्वेश्चन ने तो बोला है पैरेलल लाइंस है, मतलब इनको आगे जाके मिलने का कोई अधिकार नहीं है, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चल रहे कि छोटा हो सकता है। अगर ये छोटा कर देंगे ना हम तो ये लाइंस आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली है, और ये तो नहीं चलेगा भाई, क्योंकि यहां पे तो पैरेलल लाइन बोला है, आगे जाके अगर मिलती तो पैरेलल रहेगी ही नहीं। इसका मतलब पहला जो अजम्पशन था हमारा वो हो गया फॉल्स। बस इसको लिखना है, अभी समझ में तो आया ना? कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, बस लिखना है, मैं लिख के दे रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो a प्लस बी इज लेस देन 180, तो यहां पे हम लिखेंगे फिर इन दिस केस according to Euclid's postulate, according to Euclid's postulate, according to Euclid's postulate, two given lines will intersect, है ना, दो जो गिवन लाइंस है वो इंटरसेक्ट होगी ऑन दी सेम साइड ऑफ एंगल्स, सेम साइड ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए और बी जिस साइड में, उसी साइड में जो दो लाइंस है वो बाद में जाके मिलेंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर, क्योंकि हमें तो पैरेलल लाइन बोला था और ये लाइन तो वहां पे जाके मिल रही है, तो ये पैरेलल लाइन तो नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखेंगे बट गिवन लाइंस आर पैरेलल। जो गिवन लाइन से बेटा वो तो पैरेलल बोला था, है ना। therefore एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 इज नॉट ट्रू, या फिर इज इम्पॉसिबल। ये बोल देंगे बेटा हम, इज इम्पॉसिबल। समझ में आया? तो पहले का तो हमने काम कर दिया, पहला जो है वो तो हो गया गायब। कैसे कर दिया हमने? लेस देन 180 है तो दोनों लाइंस तो इंटरसेक्ट होगी, ये तो चलेगा नहीं पोस्टुलेट भाई साहब को। उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा होता है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो पैरेलल नहीं रहेगी, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि लेस देन 180 होगा। समझ में आ रहा है एकदम? अच्छा, अब बेटा दूसरा जो है ना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180। अब इसको एक बार कंसिडर करके देखते हैं कि a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 180 है तो फिर उस केस में क्या होगा। तो यहां पे करते बेटा, लेट्स अज्यूम दैट सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180। भाई साहब अगर ये ग्रेटर देन 180 हो गया ना तो फिर क्या होगा पता है? ये ऐसा होगा, ये देखो बड़ा हो गया एंगल, ये भी एंगल बड़ा हो गया। अरे भाई उधर से बड़ा हो गया बट इधर से तो छोटा हो रहा है ना, है ना। एंगल सी और डी छोटा हो रहा है,
ये 180 से छोटा होगा इसका सम। अगर ये ऐसा होता है तो ये लाइंस उधर नहीं मिलेंगे बट इधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ना, ऐसा आगे जाके, बराबर है। तो उधर मिले या फिर इधर मिले, पैरेलल तो नहीं रहेंगे ना, लाइंस मिल रहे मतलब पैरेलल तो नहीं रहेंगे, फिर से ये गलत हो जाएगा। इन्होंने तो पैरेलल लाइन दी है हमें और ये हम ऐसा सेकंड पॉसिबिलिटी कंसीडर करके ये लाइंस फिर से इंटरसेक्ट करने वाली है, मतलब पैरेलल तो नहीं रहेगी, तो ये सेकंड वाला भी हो जाएगा गलत, है ना। बस इसको भी लिखना है। और दोनों भी अगर गलत हो जाते हैं तो एक ही बचता है, a प्लस बी इक्वल टू 180। हो गया प्रूफ। क्या था इसमें डिफिकल्ट? बस वो बुक में देखेंगे या फिर नोट्स में देखेंगे बहुत बड़ा दिखता है, वो देख के ही डर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को। पढ़ते कुछ नहीं, वो बस देख के लगता है यार ये बहुत बड़ा है, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, उसमें कुछ है ही नहीं बस दिखने में बड़ा है वो। तो a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 180 होता है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? देखो बेटे, अब देखो a और d जो है, a और d ये तो लीनियर पेयर है, राइट। b और c जो है ये भी तो लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा? 180 आएगा। ये दोनों का सम भी कितना आएगा? 180 आएगा। तो 180 प्लस 180 कितना होगा? 360 होगा ना। देखो ये लीनियर पेयर है और ये भी लीनियर पेयर है, यहां तक क्लियर है। चलो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180 जो है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे लिखते बेटा कि एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180, एंगल c एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या होगा बेटा? एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्लियर? अब ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये चारों की चारों एंगल का अगर मैं एडिशन करूंगा तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो दोनों का एडिशन 180, दोनों का एडिशन 180, तो चारों का एडिशन 360 हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिखूं फिर? देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा बेटा? 360 डिग्री, बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब इसमें ए और बी जो है इसकी वैल्यू हमने ग्रेटर देन 180 कंसिडर की है सेकंड पॉसिबिलिटी में, तो यहां पे मैं एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करके रखता हूं। एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा बेटा? ये दोनों उधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब हो जाएगा 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ये समझ में आया क्या? बोलो मुझे। सी प्लस डी इधर ही रखेंगे 360, और ये ए और बी दोनों भी वहां पे जाके क्या होंगे बेटा? माइनस होंगे। दोनों को ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लिखा है। अब थोड़ा ध्यान दो, ये वाला स्टेप सी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम देता है, ये समझता नहीं है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। ए और बी की ऐसी वैल्यू ले लो जो कि 180 से ज्यादा है, 180 से है ज्यादा है। सिंपल वैल्यू लेता हूं मैं 200, 200 भी तो 180 से ज्यादा है ना, तो 360 माइनस 200 करो तो कितना आता है सर? 160 आ रहा है। अच्छा, मतलब मैं कोई बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं, जैसे अभी 180 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 माइनस 180 क्या होगा? 180 आएगा। 180 से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये टोटल आंसर जो है 180 से छोटा आ रहा है। देखो 200 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 360 माइनस 200 कितना आया? 160। अब मैं यहां पे मान लो 300 सब्ट्रैक्ट करता हूं, 300 भी तो 180 से बड़ा है ना, 300 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 360 माइनस 300 क्या होगा? 60 होगा। और ये मैं जितना बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना उतना ये सब्ट्रैक्शन छोटा छोटा होता जा रहा है, बराबर है। तो यहां पे क्या बोला है अभी इन्होंने पता है? यहां पे बोला है कि a प्लस बी जो है इसका एडिशन 180 से बड़ा है। जब एग्जैक्टली 180 होगा तो इसका सब्ट्रैक्शन भी 180 आएगा, बट ये 180 से जितना बड़ा होगा उतना सब्ट्रैक्शन 180 से छोटा आने वाला है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहां पे c प्लस डी जो है बेटा, c प्लस डी, ये हमने अगर ग्रेटर देन 180 कंसिडर किया तो इसका सब्ट्रैक्शन लेस देन 180 आने वाला है। 160 आया था, 60 आया था, जो कि लेस देन 180 है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D जो है, मतलब इसी का तो रिजल्ट है सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन मतलब एंगल C और एंगल D का एडिशन। ये अगर 180 से बड़ा हो गया तो एंगल C और एंगल D का एडिशन 180 से छोटा हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे बेटा 180 से छोटा हो रहा है, ये बड़ा है,
इसलिए ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा, बराबर। और ये सी और डी, इसका एडिशन अगर 180 से छोटा हो जाएगा, सी और डी का एडिशन अगर 180 से छोटा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है, ये लाइन से ना ये छोटा हो जाएगा तो ये लाइंस इधर आके ऐसी मिल जाएगी, बराबर है। तो ये लाइंस राइट साइड में मिले या फिर लेफ्ट साइड में मिले, बट पैरेलल तो नहीं रहेगी ना। तो इसका मतलब फिर से एक बार आप क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो मैंने लिखा है, टू गिवन लाइंस विल इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ सी एंड डी करना है बस। यहाँ पे ए एंड बी किया था मैंने, वहां पे आपको सी एंड डी करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पे एक बॉक्स दे रहा हूं अभी, यहां पे ठीक है बेटा। तो यहां पे आपका जो रीजन है वो कौन सा आना चाहिए, ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो ये यहां पे आएगा, एज इट इज स्टेटमेंट आएगा, टू गिवन लाइंस विल इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ ए एंड बी लिखा है ना, तो बस यहां पे चेंज क्या करना है बेटा, सी एंड डी, बस इतना चेंज होगा, बाकी पूरा का पूरा सेम। और अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट होगी, ये तो पैरेलल दिया था, इसका मतलब ये वाला भी, यहां पे जैसे इम्पॉसिबल लिखा है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो यहां पे हम करेंगे बेटा, फिर इसको मैं सेपरेट करता हूं यहां पे, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। एंड देयरफॉर दोनों पॉसिबिलिटीज अगर चली गई, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 इज ट्रू। एक ही तो पॉसिबिलिटी बची अभी कि एंगल ए और एंगल बी का एडिशन कितना है बेटा, 180। सिमिलरली एंगल सी प्लस डी भी हो जाएगा 180, ऐसा ही करेंगे उसके लिए भी। तो आपको एक ही प्रूव करना था यहां पे, दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है, ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, नोट्स में भी गिवन है, बट थोड़ा लेंदी लगता है, देख के डर लगता है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी फिर से एक बार आप देख लो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा इंटीरियर एंगल थ्योरम, जहां पे दो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। राइट, चलो आगे बढ़ते बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब आता है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब ये दोनों भी थ्योरम बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि हमने अभी इंटीरियर एंगल प्रूव कर दिया, उसी की हेल्प से हम अभी करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट वाला प्रूव करने वाले हैं। देखो यहां पे हमें प्रूव करना है बेटा, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन मेजर। यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से बेटा, ए और बी। एफ वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा है? हाँ सर, उल्टा एफ है ना। तो ए और बी हो जाएगा बेटा यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हो जाते हैं इक्वल। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर होता है इक्वल। प्रूव करना है, कैसे करेंगे सर? चलो प्रूफ वाला पार्ट डायरेक्ट, टू प्रूव लिखो पहले। चलो टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। राइट, एंगल ए और एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। राइट, अब आते बेटा प्रूफ पे। प्रूफ में क्या आएगा देखो, अभी सबसे पहले हमें पता है सर कि एंगल सी और एंगल बी का जो एडिशन है ना वो 180 होता है। कैसे बेटा? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा सर सी और बी इंटीरियर एंगल से, और उनका सम तो 180 आता है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे अभी? अब रीजन लिखेंगे बेटा हम इंटीरियर एंगल थ्योरम, जो कि हमने पढ़ा हुआ है अभी, इंटीरियर एंगल थ्योरम। राइट, अच्छा और कुछ रिलेशन हो सकता है क्या बेटा यहाँ पे? हाँ सर,
और भी तो बताया था आपने। और क्या हो सकता है यहाँ पे, एंगल ए और एंगल सी का एडिशन भी तो 180 होता है सर। कैसे बेटा, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे जा रहा है और उसके आजू बाजू में ऐसे ऐसे दो एंगल्स है, तो इनको हम बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। उनका सम भी होता है सर 180 डिग्री। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत इजी हो जाएगा फिर ये। ऑल्सो तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे रीजन क्या आएगा, यहां पे रीजन आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके सर। अरे बट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में आरएचएस में 180 है, इक्वल है, दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो क्या मैं दोनों का एलएचएस इक्वल कर सकता हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, दोनों इक्वेशन में आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा। तो फिर क्या मैं ऐसा लिखूं सर, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये वाला एलएचएस ये वाला आरएचएस। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या मैं यहाँ पे सी सी कैंसिल करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ओ, आ गया ना, एंगल बी और एंगल ए जो है वो इक्वल आ गया। इसका मतलब हमें जो प्रूव करना था वो हो गया। देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। हो गया हमारा रिजल्ट। कितना सिंपल है ना। तो इसलिए बोलते हैं ना, पहले थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है, पहले मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उसका जो फल है बहुत सिंपल मिलता है या फिर बहुत अच्छा मिलता है। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम हमने देखा तो वो हमने डायरेक्ट यूज किया, बट इंटीरियर एंगल थ्योरम के पहले हमने कुछ देखा ही नहीं था, वहीं से स्टार्ट हुआ ये थ्योरम वाला सिलसिला, बराबर। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम कितना लंबा गया था, कुछ लोगों के तो ऊपर से भी गया होगा, है ना, बट उसको बाद में एक दो बार देख लो, आसान है। उसको अगर प्रूव कर देते हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल देखो 2-3 लाइन में आ गया। वैसे ही अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी 2-3 लाइन में आएगा, क्योंकि हम इसी को बेस कंसिडर करेंगे ना। अब तो इसको भी कर सकते हैं, किसको, सॉरी, अब इसको भी कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी कर सकते हैं। अभी हमने दोनों भी पता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते, दोनों की भी हेल्प लेके हम थर्ड को प्रूव कर सकते हैं, वो तो और आसान हो जाएगा फिर, है ना। तो ये हो गया इसका प्रूफ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, या फिर नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो, अब है बेटा अल्टरनेट एंगल थ्योरम। यहां पे अल्टरनेट एंगल्स कौन से बताओ? अरे सर हमें पता है ना, जेड बन रहा है ना, हा, है ना। डी और बी अल्टरनेट एंगल्स है, तो इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। चलो तो फिर यहां पे लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बेटा हमें कि एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, करेक्ट। चलो तो फिर प्रूफ, इसका प्रूफ लिखेंगे, ये भी एकदम 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 सिंपल होने वाला है। हाँ, बेटा यहां पे एंगल डी और सी जो है, इसका सम कितना आएगा डी और सी का? सर 180 आएगा। कैसे बेटा? अरे ये तो लीनियर पेयर में ना सर। हाँ, तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 सर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर समझ में आया। और कुछ, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे दूं क्या मैं? ओके, और कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर, एंगल सी और एंगल बी भी तो 180 है, इंटीरियर एंगल्स, यस। सो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये है बेटा इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। ओके सर, यहां पे भी RHS इक्वल है 180 है, तो क्या हम दोनों को इक्वल करेंगे? बिल्कुल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 RHS इक्वल है तो LHS इक्वल कर देंगे सर, बिल्कुल बिंदास कर दो। एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। कट, C कैंसल, क्या बचा बेटा फिर? B भी बचा नहीं, इधर D है और उधर B है। अरे हमें भी तो वही करना था ना, D इक्वल टू B, तो मिल गया ना। अल्टरनेट एंगल जो है वो भी हो जाते हैं यहाँ पे इक्वल, डी और बी हो गए हमारे इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। हो गया प्रूफ, अल्टरनेट एंगल थ्योरम का भी प्रूफ हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे हमने तीनों भी थ्योरम्स का प्रूफ देखा है बेटा, इंटीरियर एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम्स। इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अब क्वेश्चंस बहुत ही इजी होने वाले, बहुत इजी। चलो अब क्वेश्चंस देखते बेटा, इसका ले लो जो भी लेना है आपको, स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाने हैं, पॉज करो, ले लो, आगे बढ़ते। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम सीट का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है, रे PQ एंड रे PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो रे है बेटा PQ एंड PR, दोनों एक दूसरे को कैसे हैं? परपेंडिकुलर है सर, ठीक है। ये ले लिया मैंने, इसको घुमाते हैं ऐसा थोड़ा, और ये ठीक है। अब ये दो रे है और ये है आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये है आपस में परपेंडिकुलर, ओके। कौन से रे है? PQ और PR, तो यहां पे आएगा P, यहां पे आएगा Q, यहां पे आएगा R, है ना। PQ PR परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके सर। पॉइंट B एंड A आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल QPR, मतलब इस एंगल के अंदर एक पॉइंट है और बाहर एक पॉइंट है, ठीक है सर। एंगल के अंदर B लेना है, B एंड A बोला है, तो B इंटीरियर में है और A जो है वो एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो अंदर एक आधा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, तो उसको कंसिडर करके मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। एक पॉइंट बाहर ले लेते हैं, ओके। चलो, तो यहां पे सपोज B, दिस इज B एंड दिस इज A, ओके। देखो आगे क्या बोल रहा है, रे PB एंड रे PA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। PB एंड PA, हाँ ये पहले से पता था मुझे, PB एंड PA आर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर भी है, तो यहां पे हम करेंगे बेटा ये दोनों को परपेंडिकुलर, है ना। तो वैसे उस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया था। PB एंड PA जो है वो परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में गिवन है। ड्रॉ अ फिगर शोइंग ऑल दिस रेस एंड राइट, तो ऐसा सिचुएशन आपको गिवन है कि ये QPR 90 डिग्री है, तो BPA भी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है ना। तो अभी आपको ये वाले कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो पहले सबसे पहले समझ लो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री आना चाहिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। सप्लीमेंट्री मतलब जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, राइट। तो यहां पे ऐसे कौन से दो एंगल्स है बेटा जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है? तो क्वेश्चन पहले का आंसर यहां पे लिखेंगे हम। सॉल्यूशन फर्स्ट, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री QPB BPR, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पे आएगा एंगल QPB एंड एंगल BPR। QPB
BPR इनका सम 90 डिग्री है ना, वैसे ही BPR और RPA ये मिलके भी 90 डिग्री हो रहा है। एंगल BPR एंड एंगल RPA, ओके सर, है ना। इसके अलावा ऐसे कोई पेयर है क्या जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है? नहीं है, इतने ही है। अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करेंगे तो 180 आएगा, तो है ना सर। QPR 90 डिग्री है, BPA ये भी 90 डिग्री है, दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा सर। तो ठीक है, सेकंड लिख देते हैं यहां पे। एंगल QPR एंड एंगल BPA, QPR BPA, राइट, दोनों का सम आएगा बेटा 180, तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, तीसरा, अब पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, है ना, बस इक्वल चाहिए। तो इक्वल तो यार दोनों 90 90 तो इक्वल हो जाएंगे। QPR BPA दोनों भी 90 90 है ना, इक्वल तो बोल सकते हैं ना फिर। एंगल QPR एंड एंगल BPA, QPR BPA दोनों इक्वल है। अच्छा, और ऐसे कोई दो इक्वल एंगल्स आपको मिल रहे? ऐसे तो इतने आसानी से तो नहीं मिलेंगे बेटा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। QPR और BPA में ये वाला पोर्शन स्किप कर दो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, QPR और BPR दोनों तो इक्वल है ना, आपने ही लिखा है, ठीक है। चलो यहां पे भी करके देता हूं मैं। अब एक काम करते बेटा, ये दो एंगल्स तो इक्वल है, इन दोनों एंगल में से मैं इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट करता हूं, वो है BPR, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सेम तो आने चाहिए। तो यहां पे लिखता हूं बेटा, एंगल QPR इज इक्वल्स टू एंगल BPA, एग्रीड। ये दो तो 90 90 है ना। चलो अब अगर ये इक्वल है तो इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी आगे। एंगल QPR माइनस, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं BPR, एंगल BPR, तो ये इक्वल होगा एंगल BPA, BPA में से भी BPR में माइनस कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि आपके जो ओरिजिनल एंगल्स से बेटा जो इक्वल थे वो है QPR इज इक्वल्स टू BPA, QPR इक्वल टू BPA, और इसमें मैं दोनों भी साइड से क्या कर रहा हूं, सेम कुछ तो भी ऐसा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो BPR BPR सब्ट्रैक्ट, देखो सेम वैल्यू है और उसमें मैं सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दोनों तो सेम ही रहेगा ना ऑब्वियसली, दोनों में सेम एक एंगल में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अब डायग्राम में देखो, QPR माइनस BPA करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, और BPA माइनस BPR करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये दो भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे फिर दैट इज QPB एंगल QPB इज इक्वल टू एंगल RPA। तो ये एक कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का पेयर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दिस टू आर नहीं, दिस ओनली वन इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर, और ये दोनों जो है दिस वन एंड दिस वन ये हो जाते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के पेयर, राइट, एकदम इजी। चलो आगे बढ़ते बेटा, इसका आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप, एक बार समझा दूं। देखो QPR BPA दोनों 90 90 है, इसमें से मैंने सेम एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम एंगल मतलब ये शेडेड पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एंगल में से ये चला गया तो ये बचेगा, इस पूरे एंगल में से ये चला गया तो ये बचेगा, तो इसलिए ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो यहां पे लिख दिया, राइट। आगे बढ़ते बेटा, अब क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस से 82.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि दिस लाइन RP is parallel to line MS and line DK is a transversal and DHP is 85. Okay, find the measure of the following angles. ये एंगल आपको गिवन है, ये पैरेलल लाइंस है
और ये ट्रांसवर्सल है। तो आपको फाइंड आउट करना है बेटा आर एच डी। आर एच डी कहां पाया जाता है, मतलब कहां दिख रहा है आर एच डी? आर एच डी, ओ बहुत सिंपल है सर, स्ट्रेट लाइन, रे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, बराबर। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, एंगल आर एच डी प्लस एंगल उधर कौन सा है, डीएचपी, डीएचपी इज इक्वल्स टू 180। तो यहां पे हो जाएगा बेटा एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट। ये दोनों का सम 180 है और इसमें से एक तो हमें पता है, तो ये आर एच डी प्लस एंगल डीएचपी कितना बेटा 85 इज इक्वल्स टू 180। तो आर एच डी इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 माइनस 85 विल बी 95, राइट। तो आर एच डी विल बी इक्वल्स टू 95, खत्म, बराबर है ना, यस एकदम करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना सिंपल था यार। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा, पीएचजी, पीएचजी कहां पे, पीएचजी पीएच, अच्छा यहां पे भी लीनियर पेयर है ना, 85 और 85 ये स्ट्रेट लाइन है और एक रे है, तो यहां पे भी लीनियर, बट और एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या ऑप्शन है सर, अरे हमने अभी अभी ये वाला एंगल फाइंड आउट किया ना आर एच डी, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है फिर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे कर सकते बेटा हम एंगल, कौन सा पूछा है हमें, पी एच जी इज इक्वल्स टू एंगल आर एच डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसके बाद मैं वी वो ए लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री, हो गया, राइट। तो दो क्वेश्चन तो हो गए हमारे। तीसरा एच जी एस कहा है बेटा, एच जी एस, अच्छा ये पूछा है, हाँ ये तो हमने अभी भी फाइंड आउट किया ना, पी एच जी, हाँ ये 95 है। तो ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है बेटा, इंटीरियर एंगल्स है ना, अभी तो थियरम देखा है हमने इतना बड़ा, आपको तो पता है, अब तो भूलना नहीं चाहिए। एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस प्लस एंगल एच जी एस प्लस एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, इंटीरियर एंगल थ्योरम, क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। ओके, तो एंगल एच जी एस प्लस ये तो हमें पता है 95 इज इक्वल्स टू 180, तो 180 माइनस 95 करेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस 95 विल बी 85, यहां पे हमने किया था ना, 180 माइनस 85 95 आया, तो 180 माइनस 95 85 आएगा, बराबर। सो देयरफॉर एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू 85, हो 85 आया। और वैसे भी मैं आपको दूसरे मेथड से करके बताओगे 85 आता है। ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 85 है तो एच जी एस भी कितना आएगा, 85 आएगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं यही कर सकता था, इंटीरियर एंगल वाला ही कर सकता था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों करस्पॉन्डिंग है तो इक्वल आएंगे, आंसर सेम आएगा, है ना, आंसर का टेंशन मत लीजिए। 85 इंटीरियर से किया तो भी 85 आया, करस्पॉन्डिंग से करते तो भी 85 आता था। अब बचा है लास्ट में एम जी के, एम जी के। तो एम जी के कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, अरे ये तो इसका वर्टिकली अपोजिट है ना, यस।
तो एच जी एस तो हमने फाइंड आउट किया, उसका एम जी के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी और एस। यहाँ पे रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो देयरफॉर एंगल एम जी के इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एच जी एस जितना आया था उतना ही आएगा, मतलब 85 आएगा। हो गया, खत्म, है ना, इजी इजी, एकदम सिंपल सिंपल। ठीक है बेटा, यस। तो चारों भी क्वेश्चंस हमारे हो गए फिनिश विथ रीजन। कैसे लिखना है, ये ज्योमेट्री है, इसमें आपको रीजन देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, अपना प्रैक्टिस सेट जो है पहला प्रैक्टिस सेट, उसका सेकंड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। अच्छा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों तो नहीं है, दिख भी नहीं रहे ना, देखो एल और एम पैरेलल थोड़ी है, तो पी और क्यू पैरेलल है और ये दो ट्रांसवर्सल है उसके ऊपर। ओके, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एबीसीडी। कुछ एंगल्स का मेजर आपको वहां पे गिवन है और एबीसीडी एंगल्स का मेजर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सर, इजी इजी पीजी। सबसे पहले ए तो मिल ही जाएगा यार, ये लीनियर पेयर बना रहा है सर, है ना, यस, तो ए तो मिल जाएगा। देखो फिर हम क्या करेंगे बेटा, एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। राइट, ओके। अब a इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 180 माइनस 110 क्या होता है, 70 डिग्री। हो गया, खत्म, a तो आ गया। हाँ। अब जाते हैं b की तरफ, बट b को कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, बस ये पैरेलल लाइन से इतना याद रखो। b को फाइंड आउट करने के लिए b इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाए, आया समझ में, है ना, b का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे, बट यहाँ पे एंगल ही नहीं है, ले लेते कुछ नाम, है ना, कंसीडर, है ना, चलो वहां पे कुछ नाम दे देते हम अलग अपने ही मन से। लेट्स टेक अज्यूम या फिर टेक अज्यूम एनी एंगल, एनी एंगल E, है ना, सच दैट एंगल E इज इक्वल्स टू A, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हम क्या करेंगे, आज शोन इन फिगर बोलता हूं मैं, यहां पे शोन इन फिगर, फिर सच दैट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। मतलब यहां पे मैंने E लिखा है और A E के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लियरली दिख रहा है ना। अब P और Q तो पैरेलल लाइन से बेटा, मैं हाईलाइट करूं, P और Q पैरेलल लाइन से, इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा तो दिस E इज इक्वल्स टू B, हा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहां पे लिखेंगे बेटा हम, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, बट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यार, ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। अब देखो हम यहाँ पे बताएंगे कौन से पैरेलल लाइंस हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेटा लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, एंड ट्रांसवर्सल कौन ले रहे हैं हम, ट्रांसवर्सल कौन सी बेटा, ट्रांसवर्सल इज L ट्रांसवर्सल है, एंड L इज ए ट्रांसवर्सल।
right? P and Q are the parallel lines and L is a transversal and that's why E equal to B, corresponding angle theorem. तो अब लिख सकते हैं, so therefore angle B equals to angle E. रीजन क्या होगा बेटा? corresponding angle theorem and therefore angle B is equals to E कितना था? E A के इक्वल है, 70 डिग्री लिख दो। तो यहां पे B भी हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। क्लियर? E नहीं पूछा था, हमने जस्ट इसको फाइंड आउट करने के लिए E की हेल्प ली है, तो इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। हमें A, B, C और D पूछा है। चलो अब आगे बढ़ते बेटा C की तरफ। C कहां पे दिख रहा है? C यहां पे है ना? बट C को डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? कर सकते हैं, देखो अब देखो ये वाले दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल कंसीडर करो, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? देखो बस आपको अभी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना बेटा, ज्योमेट्री है, इसको लगे तो आप ऐसा कंसीडर करो, कैसा भी करो, यहां पे आके बैठो, है ना, इधर आके बैठो और देखो कि ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये ऐसी ट्रांसवर्सल है, ऐसा देखो इधर से ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये C और ये 115 जो है ना करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो मिल गया ना फिर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब भी आप करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर लिखते हैं ना, तब पैरेलल कौन है ट्रांसवर्सल कौन है ये लिखना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, पैरेलल कौन लिया मैंने, ट्रांसवर्सल कौन किसको लिया, तो यहाँ पे लिखते हैं लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q ऑन ट्रांसवर्सल, या फिर एंड M इज ट्रांसवर्सल। M इज ट्रांसवर्सल। M को अगर ट्रांसवर्सल लेंगे बेटा तो C एंड 115 जो है वो हो जाएगा 180। सो देयरफॉर एंगल C प्लस 115 इज इक्वल्स टू, नो 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 गलत कर दिया मैंने, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 115। कहां से कैसे आया बेटा? C और ये जो 115 है ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहां पे लिखते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लिखता हूं, ठीक है? तो C भी आ गया हमारा 115, यहां तक एकदम क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़ते, अब ये 115 है और ये D है, तो दोनों का सम कर, वो तो एकदम 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 क्लियर हो जाएगा यार, ये दोनों अगर इक्वल आ गए, हाँ बराबर है ना, इक्वल है ना एकदम, हाँ यस करेक्ट है। तो फिर ये दोनों लीनियर पेयर में, तो ये दोनों तो हो जाएगा अभी एकदम सिंपल। तो एंगल सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे एंगल D प्लस 115 इज इक्वल्स टू 180 और रीजन आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट? तो देयरफॉर एंगल D इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 180 माइनस 115 कितना आएगा? 65, और ये हो जाएगा हमारा D का आंसर, ये हो जाएगा हमारा C का आंसर। क्लियर? तो A, B, C और D चारों भी एंगल जो है उनके वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर दिए, राइट? एकदम क्लियर। यस चलो आगे बढ़ते बेटा। ओ प्रैक्टिस सीट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। अभी इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता होगा। इन फिगर साइड्स ऑफ एंगल PQR, साइड्स ऑफ एंगल PQR मतलब PQ एंड QR की बात कर रहे हैं हम, एंड एंगल XYZ साइड्स, हाँ इस एंगल के साइड्स मतलब PQ एंड QR जो है वो XY और YZ को पैरेलल है। ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये पैरेलल है।
देन प्रूव दैट पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड। भाई साहब ये कैसे करें बेटा? देखो, जब भी दो पैरेलल लाइंस है तो तीसरा क्या चाहिए हमें? सर ट्रांसवर्सल चाहिए। यहां पे मुझे ये दो लाइंस पैरेलल दिख रही है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये भी दो पैरेलल है, बट ट्रांसवर्सल कहां है? उनको इंटरसेक्ट करके जाने वाली लाइन तो दिख ही नहीं रही मुझे, है ना? तो जब तक वो लाइन आपको नहीं दिखती तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर वो लाइन कहां पे दिखेगी सर हमें? वो लाइन दिखेगी भी कुछ नहीं, आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ऐसे थोड़ी ना दिखेगी, ये जादू थोड़ी है मुझे चाहिए लाइन आ जा। अब ऐसा नहीं होता है, अब आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। अब कहां पे करना है वो आपको दिमाग लगाना है। दो पैरेलल लाइन से मुझे ट्रांसवर्सल चाहिए, ये दोनों पैरेलल है, तो मैं इसको ट्रांसवर्सल बना दूं? बना दो, देखते हैं इसको मैं ट्रांसवर्सल बना रहा हूं, ऐसे देखते ना आता है क्या आंसर। चलो इसको बना दिया बेटा हमने ट्रांसवर्सल। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि ये YZ और QR जो है ना ये पैरेलल लाइन से, तो इसकी ट्रांसवर्सल ये हो जाएगी, है ना? इससे क्या मिलेगा सर मुझे? कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, देखते हैं। देखो अगर मैं बोलूँगा YZ इज पैरेलल टू QR एंड इफ इसको कुछ नाम देते XY और यहाँ पे कुछ देते सपोज M, इफ XM इज अ ट्रांसवर्सल देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। हाँ सर करस्पॉन्डिंग तो है, ठीक है। और क्या हो सकता है? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल तो हो गए। ये भी तो हो सकता है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन, चलो अब ये दो लाइंस PQ इज पैरेलल टू XM, ये दोनों पैरेलल है बेटा। तो अब मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूं, QR को, समझ में आ रहा है? PQ इज पैरेलल टू XM एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो अब इसको आसान बनाते हैं। पहले मैंने बोला था YZ इज पैरेलल टू QR एंड XM इज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैं इनको XX बोलता हूं, सेम सेम है ना। अब सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि PQ इज पैरेलल टू XM, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, क्योंकि यहां तक पैरेलल, इसको तो एक्सटेंड किया मैंने, तो ये पैरेलल है। अब ट्रांसवर्सल इज QR, तो फिर दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी हो जाएगा X। हाँ तो हो गया ना, दिस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XYZ, दोनों XX हो गए ना। यस हो गया सर प्रूफ। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है बेटा? हमें यहाँ पे करना है छोटू सा कंस्ट्रक्शन, है ना। कहाँ पे किया हमने कंस्ट्रक्शन? देखो ये देखो मैंने क्या किया बेटा, XY को एक्सटेंड कर दिया। आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी इधर भी कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका, वो भी बता तो लगे तो होने के बाद। पहले एक कंप्लीट करते बेटा, तो यहां पे क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? एक्सटेंड रे XY such that यहां पे कुछ नाम देते हैं, T बोलू, सच दैट नहीं, एक काम करते हैं, इसको हटा दो, यहीं पे M देते हैं ना, ये है M, ठीक है। एक्सटेंड रे XY सच दैट इट इंटरसेक्ट QR एट पॉइंट M, सच दैट इट इंटरसेक्ट रे QR एट पॉइंट M, ठीक है। QR को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, राइट? ठीक है, अब क्या करेंगे? ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, अब करते बेटा प्रूफ। अब यहां पे लिखेंगे प्रूफ।
अब प्रूफ में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा कि yz इज पैरेलल टू qr एंड दिस xm इज अ ट्रांसवर्सल राइट लाइन, या फिर यहां पर रे है, रे yz is parallel, ray yz is parallel to ray qr. On transversal xm, ठीक है, on transversal xm, xm is a transversal, so angle xyz is equals to angle ymr बोल सकते हैं, एंगल xyz इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल xmr भी बोल सकते हैं, xmr. रीजन क्या होगा देखो, xyz xmr, रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. ठीक है बेटा, क्लियर एकदम. आगे बढ़ते हैं. अब क्या करेंगे हम, इनिशियली हमने दोनों को पैरेलल कंसीडर किया, ये दोनों को, और ये ट्रांसवर्सल है. अब क्या करते हैं, ये दो पैरेलल लाइन से, है ना, रे पी क्यू इज पैरेलल, नाउ रे क्यू पी इज पैरेलल टू रे, किसको पैरेलल है, वाई एक्स बोलो या फिर एक्स वाई बोलो या फिर एक्स एम बोलो, एक्स एम, ठीक है, वाई एक्स लिख देता हूं, वाई एक्स, इसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, एक्स एम, या फिर लाइन है वो, रे नहीं, लाइन एक्स एम, रे क्यू पी इज पैरेलल टू लाइन एक्स एम ऑन ट्रांसवर्सल क्यू आर. अब यहां पे ट्रांसवर्सल हम कौन से ले रहे बेटा, क्यू आर, ऑन ट्रांसवर्सल क्यू आर. अब देखो ध्यान से, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो है, एक लाइन एक रे, और यहां से जा रहा ट्रांसवर्सल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल. यहां पे हम जो बात कर रहे हैं बेटा, ये दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं. तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो ये दोनों भी हो जाएंगे इक्वल. तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स एम आर. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2. यहां तक एकदम क्लियर, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये दो एंगल्स तो हमने ऑलरेडी इक्वल कर दिए थे, अब ये दोनों को इक्वल कर दिया. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो, आपको कुछ नजर आ रहा है? हाँ सर, ये दोनों इक्वल है, और इनका मतलब बोल सकते हैं कि RHS इक्वल है, या फिर XYZ XMR की भी इक्वल है, और PQR भी XMR की इक्वल है. तो ये एंगल भी इसकी इक्वल है, ये एंगल भी इसकी इक्वल है. इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो यहां पे हम लिख सकते बेटा फ्रॉम 1 and 2. So from equation 1 and equation 2, तो दोनों इक्वेशन से हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या है, PQR इज इक्वल टू XYZ, जो हमें चाहिए था. एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ. यस, एकदम क्लियर. फिर से बता दूं, देखो हमने क्या किया बेटा, ये दो जो एंगल की साइड से, PQ एंगल का साइड कौन से, PQ और QR, और इस एंगल की साइड है XY और YZ. तो ये दो लाइंस पैरेलल, दो रेज बोल सकते हैं, और ये दो रेज पैरेलल है. बट यहाँ पे कहीं भी ट्रांसवर्सल नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया. तो ये वाला कंस्ट्रक्शन किया मैंने, तो ये दो लाइंस पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो दोनों इक्वल हो गए.
फिर ये दोनों को पैरेलल ले लूंगा और इसको ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये तो कॉमन है दोनों में, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब मैंने बोला था कि इसका कंस्ट्रक्शन आप चेंज करके भी देख सकते हो, तो वैसे भी बता देता हूं। देखो अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऐसा करता हूं, ठीक है ध्यान दो अभी, अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऐसा करता हूं, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, तो क्या होगा देखो, इनको मैं थोड़ा सा हटा दूं, अब देखो यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया, इसका मतलब क्या, दिस टू लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। समझ में आ रहा है? ये भी हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये, ठीक है अब क्लियर होगा। अब देखो दिस टू लाइंस आर पैरेलल या फिर रे बोलो, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स इक्वल है, करेक्ट। और आपको ऐसा कुछ एक पेयर मिल रहा है क्या, ये दोनों को मैंने पैरेलल बोला था, इसको ट्रांसवर्सल लिया था, तो ये दोनों इक्वल मिले। अब मैं इन दोनों को बोल रहा हूं कि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, सॉरी ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? ध्यान से देखो, दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। पहले मैंने ये दो लाइंस को पैरेलल लिया था और ये ट्रांसवर्सल लिया था, तो ये दो एंगल्स इक्वल, तो क्या ये दो एंगल्स इक्वल नहीं बता सकता? तो हो गया ना। दूसरा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी आप ये दो एंगल्स को इक्वल कर दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप दोनों तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, सो इन दिस वे आज हमने पैरेलल लाइन, देन ट्रांसवर्सल, देन बहुत सारे टाइप के एंगल्स भी देखे, उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं। इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लो जल्दी। और प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आई होप सबको एकदम क्लियर होगा। छोटा मोटा जो भी डाउट होगा वो तो आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये जो लेक्चर था आज का, ये बहुत तगड़ा लेक्चर था, ऐसा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, इतना डिटेल में ज्योमेट्री इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा यार ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है बेटा। आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे, आज का लेक्चर आज ही खत्म करेंगे, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है भी ज्योमेट्री, ठीक है। बस थोड़ा सा रेगुलर आपको पढ़ाई करने की जरूरत है बेटा। तो आज का हमने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वो सॉल्व करो हो, और फिर हमारा जब भी लाइव सेशन होगा उसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।